मत बोलो जय श्री राम मत बोलो, जय श्री राम बहुत ही खतरनाक नारा है, हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवाद होता है। ये उन्होंने कहा था ना कि हिंदू डेंगू और मलेरिया के समान हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। पहली बार तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अपने सनातन संस्कृति के ऊपर बात करना शुरू किया, उसका समर्थन करना शुरू किया। कोर्ट कि तुम साले यूपी बिहार वाले आ जाते हो और हमको बर्बाद करके चले जाते हो, ये डायरेक्टली बोला जाता था। आज वो यूपी हटने लगा है और अब पहली बार ऐसी सरकार आई है जो खुले तौर पे कहती है कि गुंडागर्दी मत करिएगा, वरना गुंडागर्दी करने वालों का ठिकाना सीधे एक ही है। दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का अगर कहीं पे भी फैक्ट्री है तो वो कहाँ है? यूपी में। लोग कहते हैं बिहार के लोग यूपीएससी बहुत करते हैं। कौन सा करता है बच्चा? बिहार में रह के करता है, मुखर्जी नगर जाके तैयारी करता है, तब जाकर के वो लड़का यूपीएससी कर पाता है। पटना में रह के तैयारी करेगा, पता चला बेचारा तैयारी भी नहीं कर पाया। हमारे बिहार में ना खेल भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं आपको पता होगा, हमारे बिहार में सिलेक्शन इस आधार पे नहीं होता है कि आपके खेल में कितना टैलेंट है, आपके दाम में कितना टैलेंट है, इसके आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा बच्चा बल्ला लेके चलेगा और कौन गेंद फेंकने जाएगा। और सरकारी नौकरी यानी हमारे यहाँ तो पर्याय बन चुका है, काम नहीं करना है और शादी करवा देना है लड़का का, तो इसका सबसे आसान उपाय है उसका सरकारी नौकरी कहीं लगवा देना। और मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है, तो वो भी सही है। आप जब उप मुख्यमंत्री थे, आप जब गठबंधन की सरकार के हिस्सा थे, कितनी सारी कंपनियां विदेशों से और कितनी सारी कंपनियां भारत के अन्य अन्य भागों से आप बिहार में लेकर के आए, जहां प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आदित्य राज। तो भैया कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपका संगठन चलता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जैसा कि आपने मेरा परिचय भी दिया, युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 15 अक्टूबर 2023 के दिन जब नवरात्रि का कलश स्थापना का शुभ अवसर था, तब इस संगठन की हमने स्थापना की थी अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ मिल करके। मुख्य तौर पे इसके नाम को सुन करके ही आपको पता चलता है युवा वाहिनी भारत का अर्थ ये होता है कि युवाओं के उत्थान के लिए किसी न किसी प्रकार से यह संगठन काम करता होगा। आप जब इसके नाम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाम का शॉर्ट फॉर्म भी युवा भारत बनता है, युवा भारत। जब आप भारत की राजनीति को विशेष तौर पे देखना शुरू करेंगे तो आपको एक बात बड़ा ध्यानपूर्वक देख करके समझ में आता है कि भारत में युवाओं को राजनीतिक रूप से केवल प्रयोग किया जाता है। उनकी उपयोगिता सकारात्मक दृष्टिकोण से कहीं पे भी राजनीति में नजर नहीं आती है। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, उसके बावजूद भारत की संसद में 30 साल से कम का कोई व्यक्ति हमको नजर नहीं आता है। दूसरा जो मुख्य विषय था, उसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि भारत में कोई युवा आयोग भी नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक आयोग है, भारत में पिछड़ा आयोग है, भारत में महिला आयोग है, लेकिन युवा आयोग नहीं है। यानी मुख्य तौर पे एक वाक्य में अगर कहें तो पूरे के पूरे भारत में युवाओं का नेतृत्व करने वाला कोई भी संगठन नहीं है। ना ही लोकतांत्रिक तौर पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुन करके गया हो और संसद में एक ग्रुप के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहा हो। तो निश्चित तौर पे हमारे शब्दों को इस देश के सामने अगर लाना था, 70% इस देश की आबादी जो युवा है, उसके अगर भावनाओं का नेतृत्व अगर इस देश के सामने लाना था तो एक संगठन की आवश्यकता थी। और युवा वाहिनी भारत अपने आप में वही संगठन है जो युवाओं का नेतृत्व कर रहा है। और बड़ा आसान और भी इसको आपको समझाने के लिए कर देता हूं। जो हमारे मुख्य 5 लक्ष्य हैं वो है एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एम्पावरमेंट। युवाओं के लिए इन 5 विषयों के इधर कोई और विषय नहीं होता। एजुकेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हम इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं हो पाएंगे। और इकोनॉमिकली पावरफुल होने का आज का दौर वो 1960, 70, 80 वाला दौर नहीं है कि केवल और केवल सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े रहिए। जवानी के 20 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में और अगले 20 साल अपने बच्चों को उसकी तैयारी करवाने में बिताते रहिए। तो ये वाला दौर अब जा चुका है। ये वो दौर है जब आप जैसा युवा अपना पॉडकास्ट कर रहा है, अपने आप में स्वावलंबी है, मेरे जैसा व्यक्ति अपना स्कूल चला रहा है, वो अपने तौर पे स्वावलंबी है, और हम दोनों बैठ करके एक दूसरे के साथ इकोनॉमी पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दोनों इंपावर्ड हो चुके हैं। तो मुख्य तौर पे बदलते हुए देश का नेतृत्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई। आज की तारीख में ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सब के सहयोग से
हमारा संगठन 11 राज्यों में स्थापित हो चुका है, 7 राज्यों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, देश के 111 जिलों में काम कर रहा है और कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां मैं नाम नहीं लूंगा और किसी का, क्योंकि वो सही नहीं होगा, परंतु वर्तमान में एग्जिस्टिंग जितने भी विद्यार्थी परिषद काम कर रहे हैं इस देश में, स्टूडेंट काउंसिल्स काम कर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियंस काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा पकड़ कई यूनिवर्सिटियों में आज युवा वाहिनी भारत के युवाओं की है। तो भैया जैसे अभी सबको पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है, उसके पहले का बात करते हैं, ठीक है। जैसे जितना भी हम लोग के एज के लोग हैं ना, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जल्दी नहीं आता है, या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूट्यूबर बनना है, ठीक है। आपको इसमें इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखिए, पहली बात तो आपने जो सेंटेंस कहा ना कि हमारे उम्र के लोगों को और हमारे समाज के लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता, हम लोग जिस बिहार से आते हैं यहाँ से ज्यादा ना यहाँ के घर घर में लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई इसमें घुसना नहीं चाहता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारे यहाँ ये धारणा बना दी गई है कि पॉलिटिक्स जो है केवल और केवल अपराधियों के लिए है, और इसका एक बहुत मुख्य कारण रहा है। जब आप बिहार के इतिहास को उठा करके देखिएगा तो पहले बिहार से कैसे कैसे पॉलिटिशियन निकला करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह, जिन्होंने कभी संविधान सभा की अध्यक्षता की, उसी रास्ते पे आज देश आगे बढ़ रहा है। वो एक अलग दौर था। बीच के कुछ कालखंड में जब राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ तो बिहार की राजनीति अपने ट्रैक से बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो एक ऐसी दिशा में चली गई जहां पे पर्याय बना दिया गया अपराधियों को राजनीति के साथ। और तब से माता पिता में ये भय होना शुरू हो गया कि अगर हमारा बेटा राजनीति में जा रहा है, हमारे घर का, हमारे समाज का कोई लड़का या लड़की अगर राजनीति में जाता है तो इसका अर्थ बिना कहे रूप में ये हो जाता है कि वो अपराधी गतिविधियों में लिप्त होने जा रहा है। और कई हद तक ये बात सच नहीं भी साबित होती, परंतु बिहार में ही ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ गए जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, बिना बताए लोग समझ रहे होंगे, जिन्हें न्यायपालिका ने स्वयं दोषी करार दिया हुआ है। और जब वैसे वैसे लोगों का उदाहरण इस देश में सामने आने लगा तो निश्चित तौर पे लोगों के दिमाग में ये डर और भय उत्पन्न होने लगा कि अगर हमारा बच्चा समाज में जाके राजनीति में जाता है तो निश्चित तौर पे वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा। और यही कारण है कि बच्चों को राजनीति में यहाँ कोई जाने नहीं देना चाहता है खुले तौर पे। जब आप डिसाइड कर लिए कि पॉलिटिक्स में आपको जाना है, इंटरेस्ट है, तो फैमिली का क्या था रिएक्शन? हाँ। देखिए, मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक हैं, मेरी माताजी भी पेशे से शिक्षिका हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं। परंतु हमेशा से मेरे घर का एक माहौल रहा है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे डिसीजन को हमेशा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको अपने संस्कारों पे पूर्णतः विश्वास है। हाँ, निश्चित तौर पे कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बेटा इतना कम उम्र में राजनीति में चला जाए। निश्चित तौर पे मेरे पिताजी का भी सपना था कि हमारा भी बेटा पढ़ाई लिखाई करे, वही करे जो हर कोई कहता है करता है, उसी उपलब्धि को हासिल करे जो समाज के दृष्टिकोण से उपलब्धियां मानी जाती हैं। और हम सब बिहार से आते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूपीएससी क्लियर कर लेने का सपना हर माँ बाप का होता है यहाँ पे कि हमारा बेटा भी यूपीएससी क्लियर कर ले जाए। परंतु जीवन चल ही रहा था, बीटेक के हम स्टूडेंट थे और ईश्वरीय कृपा से नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जाने का हमें अवसर मिल गया। और जब 2023 में मेरा सिलेक्शन नेशनल यूथ पार्लियामेंट के लिए हुआ, बिहार से जब हम जीते, तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पे हमारे पिताजी का भी एक इंटरव्यू आया था। उसमें मेरे पिताजी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपको लगा था कि आपका लड़का इतना आगे जा सकता है, पिताजी ने एक बात कही थी कि मुझे लगा था कि ये आगे जाएगा, इतनी जल्दी जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। तो निश्चित तौर पे मेरे परिवारजनों को ये पता तो था कि ये लड़का राजनीति में जाए बिना मानेगा नहीं। वो आज हो सकता था, वो 10 वर्ष बाद हो सकता था, वो 20 वर्ष बाद हो सकता था, वो शायद 30 वर्ष बाद भी होता, शायद रिटायरमेंट के बाद होता। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं राजनीति में गया नहीं हूं, नियति ने मुझे राजनीति में ढकेला है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर भी कि इतने कम उम्र में मुझे वो सब मिला है जो शायद बनाने के लिए लोगों को अरसा और एक लंबा अरसा बिताना पड़ता है। लगभग 10-20 वर्षों के बाद भी जो लोग हासिल नहीं कर पाते, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुद की तारीफ हो सकती है, बहुत लोगों के लिए लग सकता है कि खुद की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भी ये चीज देखते होंगे कि निश्चित तौर पे जिस समाज से हम लोग आते हैं, यहाँ का एक परिभाषा ही अलग है। यहाँ के लोग इस डेफिनेशन पे काम नहीं करते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो एक और एक मिल करके हम 11 बन जाएं और उसको और आगे बढ़ने दें।
यहाँ के लोग उस परिभाषा पे काम करते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसको खींच देते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ के लोग रेस कंप्लीट करने में बहुत कम विश्वास। मैं कुछ सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, इस पे भी बहुत लोग आपत्ति कर सकते हैं, कुछ सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। वो ऐसा होता है हमारे समाज में, परंतु मेरे ऊपर एक विशेष। अच्छा, आपको अपने अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट लगता है कि आप इतने कम एज में इतना सक्सेस आपको मिला? देखिए, मैं फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। माता पिता के संस्कार के अलावा, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न में होना चाहिए था कि माता पिता के संस्कार के अलावा ऐसा क्या लगता है, जिससे मैं उसका उत्तर में उसको जरूर जोड़ देता हूँ। माता पिता के संस्कार के अलावा केवल एक ऐसा कारण है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरीय कृपा मुझ पर इतनी हुई है, वो है बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां। जिन परिस्थितियों में मेरे जैसा बालक बड़ा हुआ, शुरुआती दौर में मेरे खुद के घर का भी आर्थिक स्थिति उतना बढ़िया नहीं था, वो स्ट्रगल का जो दौर हमने देखा और वहां पे व्यक्तित्व के रूप में जो हमारा निर्माण हुआ, निश्चित तौर पे आज की तारीख में इतनी कम उम्र में अगर हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, इतनी चीजों की समझ है, ईश्वर ने इतनी बुद्धि विकसित की है, तो उसमें समाज की और अपने घर की और अपने राज्य की परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका बिहार की पॉलिटिक्स पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस नजरिए से देखते हैं बिहार बिहार की पॉलिटिक्स अपने आप में सवाल नहीं है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर शायद जितना भी थीसिस लिखा जाए वो कम ही पड़ जाएगा। वर्तमान के दृष्टिकोण से देखिएगा तो बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ही उलझी हुई नजर आती है, और देश के किसी अन्य राज्य के परिप्रेक्ष्य से देखिएगा तो बिहार की राजनीति को ना केवल और केवल जातिवाद का पर्याय माना जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की राजनीति इतनी भी आसान नहीं है जितना हम लोग यहाँ की राजनीति को समझते हैं। आर्थिक तौर पे अगर कोई व्यक्ति मजबूत होता है, समाज अगर आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो वो निश्चित तौर पे सामाजिक रूप से प्रबुद्ध बनता है, और जब समाज सामाजिक रूप से प्रबुद्ध होता है तो वहां की राजनीति भी प्रबुद्ध बनती है, सशक्त बनती है। उदाहरण हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत जैसे देशों को देख करके समझ सकते हैं। बिल्कुल हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। आज से केवल और केवल 10 वर्ष पहले चले जाइए तो उत्तर प्रदेश को पेपर लीक का पर्याय माना जाता था, दंगों का पर्याय माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश विकासवाद का पर्याय बन चुका है। विश्व की सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री आज उत्तर प्रदेश में है, तो इकोनॉमिकली $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट भी उत्तर प्रदेश रख रहा है। फिर चले आते हैं पड़ोस में अपने बिहार में। हमारे बिहार के पिछले 40 साल की राजनीति के इतिहास को जब आप देखना शुरू करिएगा तो आज से 33-34 साल पहले जब पूरे देश में एक इकोनॉमिक बदलाव आया, जब हम उदारीकरण की ओर बढ़े, तो पूरा देश एक अलग रास्ते पे जाना शुरू हो गया। बिहार की राजनीति में तत्कालिक दौर में एक ऐसा परिवर्तन उस समय पे हुआ कि ऐसी सरकारें बिहार में आई जिन्होंने विचारधारा के रूप में देश किधर गया, उन्होंने किधर ले जाना चाहा, उस पर तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा क्योंकि वो बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 30 साल बिहार की राजनीति एक तरह से वहीं पे रह गई, स्टक्ड होके रह गई, और यूं कहें अगर कि पीछे चली गई तो वो भी गलत नहीं होगा। हमने वो दौर भी देखा है श्री कृष्ण बाबू के दौर में, जब हमारे बिहार में ही इतनी सारी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज विकसित हो गई थी, तब हमारा झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। हम बोकारो स्टील अथॉरिटी के बारे में जानते हैं, हम जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। हम हो सकता है बहुत से लोग इससे एग्री ना करें कि हाँ ठीक है झारखंड हमारा चला गया, बिहार तो बचा था। और आज के तौर में आज के पॉलिटिशियंस बिहार पे केवल एक ही आरोप लगाते हैं कि क्योंकि हम एक लॉक्ड स्टेट है, हमारा समुद्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके कारण से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है। तो दिल्ली कौन से समुद्र में बसा हुआ है? सही बात है। दिल्ली कौन से समुद्र में बसा हुआ है? हाँ। और कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज उज्जैन ग्रो कर रहा है, आज लखनऊ ग्रो कर रहा है, आज नोएडा ग्रो कर रहा है, और नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा ग्रो कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो आप लाइन लगा सकते हैं इतने सारे जिलों का जो पिछले कुछ दिनों में ग्रो कर गए। गुजरात का उदाहरण हमारे सामने है। फिर हम कहेंगे कि गुजरात में अलग चीजें होती हैं, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर बाद में चर्चा हो सकती है। नीति निर्माण में जो लोग हमारे यहाँ राजनीति में घुसे वो इतने गलत घुसते गए कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति को एक शब्द में कहें तो वो एक मेस है। मेस, MESS, वो वाला नहीं जिसमें भोजन किया जाता है, वो वाला जो अराजकता की स्थिति में जा चुका है। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हम जैसे युवाओं का ये दायित्व है कि पिछली 2 पीढ़ियां बर्बादी के भंवर में रही हैं, अगर सही समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले बिहार में कोई भविष्य बचा नहीं है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में ना नालंदा यूनिवर्सिटी है, फिर भी एजुकेशन में देखा जाए तो सबसे पीछे बिहार ही है। अगर देखा जाए तो पेपर लीक भी बिहार में हो ही जाता है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे ऐतिहासिक धरोहरों में से एक रहा है, हमारे कीर्तिमानों में से एक रहा है, परंतु बड़ा आसान है इसको समझना। आप इसका बहुत छोटा उदाहरण मैं देता हूं। आप किसी क्रिकेट टीम का उदाहरण ले लीजिए कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम जैसे क्रिकेट टीम की लेगेसी को अगर किसी गली क्रिकेट के किसी बच्चे को संभालने दे दिया जाए तो क्या वो संभाल पाएगा? क्या लॉजिकली सोचिए, क्या एक गली के किसी छोटे नेता को बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो संभाल लेगा? क्या क्या एक किसी गली के युवा नेता को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो संभाल लेगा? क्या नहीं। तो बिहार में जो लोग सत्ता के केंद्र में बैठे, हो सकता है जब बैठे हो तब वो प्रासंगिक रहे हो। कुछ चीजें होती है ना, जैसे हम छोटा उदाहरण ले तो नोकिया का फोन एक दौर में प्रासंगिक था, आज नहीं है। वही हाल है बिहार की राजनीति का। जो लोग बैठे उनके पास विजन नहीं था, क्योंकि वो जिस मुद्दे पे चुन करके आए थे, जिस तरीके से चुन करके आए थे, वो तरीका डेमोक्रेसी के लिए विशेषतः वैसी डेमोक्रेसी जो अभी विकासशील डेमोक्रेसी हो, वहां के लिए निश्चित तौर पे ठीक नहीं है। और यही कारण है कि आज बिहार फंस गया है, जहां से बिहार में ना आप पीछे जा सकते हैं, ना आपके पास आगे कोई अभी वैसा रास्ता दिख रहा है कि आप आगे कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं जहां से अब बिहार को आगे निकालना पड़ेगा। और जिसका विजन वर्तमान में शायद जो मौजूद राजनेता हैं, विशेषता मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें अभी तो नहीं दिख रही है निश्चित तौर पर। जैसे बिहार में बात चल ही रहा है, बिहार से रिलेटेड, तो तेजस्वी यादव जी है यहाँ के, उनको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, व्यक्ति अच्छे हैं और एक बार हमारी मुलाकात भी हुई है उनसे। बहुत सरल स्वभाव के साथ उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज तक बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय युवा संसद भी जीता नहीं है, आप एक बार जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जीत के आइए, फिर पटना में पार्टी करेंगे। खैर वो अलग बात है कि ना हम जीत पाए ना वो पार्टी कभी हो पाई। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न के ऊपर अगर आया जाए तो देखिए, कोई भी व्यक्ति डिपेंड करता है आप किस नजरिए से पूछते हैं। जब वो राजनीति के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, आज अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो वहां पे सबसे बड़ा और सबसे उभरता हुआ चेहरा वो दिखाई देते हैं। परंतु एक समस्या ये है कि वो कोई समाज के किसी आंदोलन से उभरे हुए व्यक्ति नहीं है, आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं है, वो किसी मुद्दे से बने हुए नेता नहीं है। उनके केवल और केवल क्वालिटीज की एक ही विशेषता है, एक ही आधार है, और वो है उनके पिताजी और उनकी माताजी की लेगेसी, उनकी विरासत। वो विरासत से निकले हुए व्यक्ति हैं। और आप पूरे देश में देख लीजिए, जितने भी विरासत से निकले हुए नेता आपको नजर आएंगे, उनके पास विजन नजर नहीं आएगा। आज तेजस्वी यादव जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नीतीश जी ने ये गलती की, नीतीश जी में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। मेरा एक बड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम कमियां बहुत निकाल सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम कमी नहीं निकाल सकते। आप 100 में 100 नंबर लाएंगे, कमी निकालने वाला एक पे उंगली रख देगा और उसके बाद उसमें भी कमी निकाल देगा कि आप 100 थोड़ी लेके आए थे, उसमें तो 2 शून्य हमको नजर आ रहा है। कमियां कहीं भी निकाली जा सकती है, परंतु बात यह होती है कि क्या आपके पास विकल्प उपलब्ध है उस चीज का। आप एक ऑपोजिशन और एक यूथ लीडर के रूप में पूरा बिहार आपको जब देखता है ना, तो आपसे उम्मीद करता है कि आप जब बोलेंगे तो बिहार का भविष्य और बिहार का अगला 20-25 साल का भविष्य नजर आना चाहिए। आप अभी जेडीयू के साथ महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। खेल के क्षेत्र में बिहार में ऐसा कौन सा बदलाव हो गया जिसको ये अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि विराट कोहली हमारे कैप्टेंसी में खेले हैं, तो एटलीस्ट विराट कोहली के लेवल का फिरोज शाह कोटला बनवा दिए होते पटना में। पूरे बिहार में एक भी नहीं बना। 30 साल से इसी बिहार पे आपका परिवार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज कर रहा है, सत्ता में रह के या विपक्ष में रह के। बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ गया हो बिहार की इकोनॉमी में तो कोई मुझे बता दे, नहीं आया। उल्टा क्या आरोप प्रत्यारोप लगे जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, न्यायपालिका ने क्या कहा, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। पूरा समाज जान रहा है, पूरा देश जान रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पढ़ाई के क्षेत्र में जो ये अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, हम आए तो हमने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी। हाँ, सही बात है। आपने पिछले 16 साल में कितने दिए थे जब आप थे? तो आपकी ही सरकार थी ना, आपके ही परिवार की सरकार थी, तब तो आपने नहीं दिए। और
सवाल केवल सरकारी नौकरियों का नहीं है। आपने सरकारी नौकरी अगर एक बार दे दी, मेरा एक बड़ा सिंपल एस्टिमेशन आप समझिए कि अगर इस राज्य में पूरे 100 नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, क्या सरकारी नौकरियां व्यापक स्तर पर सृजित की जा सकती हैं? नहीं की जा सकती हैं। अब नए बैचेज जो कॉलेज से निकल रहे हैं वो निकलना बंद नहीं होंगे। अब सरकारी क्षेत्र में नए रोजगार सृजित होंगे नहीं, नए बैचेज निकलना भी बंद नहीं होंगे, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है हम प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार को सृजित करें। हाँ। कितनी कंपनियां तेजस्वी जी के दौर में 2014-15 के वो 15-16 के उस रीजन में भी महागठबंधन की सरकार थी, 2020-21-22 के रीजन में भी महागठबंधन की सरकार थी। मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं सब सच है। मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है तो वो भी सही है। आप जब उप मुख्यमंत्री थे, आप जब गठबंधन की सरकार के हिस्सा थे, कितनी सारी कंपनियां विदेशों से और कितनी सारी कंपनियां भारत के अन्य अन्य भागों से आप बिहार में लेकर के आए, जहां प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। आप दुनिया के किसी देश को देख लीजिए, किसी देश की इकोनॉमी इसलिए ग्रो करती है क्या कि वहां पे सरकारी नौकरी ज्यादा है? अमेरिका की नौकरी कभी सुने हैं कि इस कारण से ग्रो कर रही हो क्योंकि वहां पे सरकारी नौकरियां बहुत होती हैं? ये कोई कारण होता है क्या? यहाँ तो लोग सरकारी नौकरी भी इसलिए चाहता है करने के लिए कि उसमें कुछ करना नहीं रहता है। एग्जैक्टली सरकारी नौकरी यानी हमारे यहाँ तो पर्याय बन चुका है, काम नहीं करना है और शादी करवा देना है लड़का का। तो इसका सबसे आसान उपाय है उसका सरकारी नौकरी कहीं लगवा दिया जाए। और वो कैसे लगेगा, उसके लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, वो सब अपनाने के लिए यहाँ के लोग तैयार होते हैं। तो मेरा सीधा कहना है कि अगर प्रदेश के रूप में हम भविष्य देखते हैं तो एक ही उपाय है जो तेजस्वी जी को करना चाहिए था, जो बिहार उनसे अपेक्षा करता था, हम जैसे युवा उनसे अपेक्षा करते थे और निजी तौर पे मैं अपेक्षा करता था। क्योंकि जब आप बिहार की ओर देखते हैं ना तो आपको 2-3 केवल चेहरे नजर आते हैं युवाओं में। तो तेजस्वी जी से उम्मीद थी कि जो व्यक्ति क्रिकेट में इतना अच्छा रहा है, जो दुनिया देख चुका है, वो निश्चित तौर पर दुनिया से बिहार के लिए कुछ ऐसा लेके आएगा जिससे बिहार की तकदीर सकारात्मक रूप से बदलेगी। परंतु दुख इस बात का है कि जितने भी दिन अब तक हमने तेजस्वी जी के नेतृत्व को देखा है, बिहार में कुछ ऐसा सकारात्मक मुझे उनकी ओर से नजर नहीं आया। तेजस्वी जी जो है आईपीएल खेल चुके हैं जी, ठीक है ना। बिहार में होता है ना कि चल भाई आईपीएल हम खेले हुए तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बिहार में अच्छा करें। आपको पता, हाँ, ग्राउंड वगैरह बनाए। बाहर से एक टीम आया था बिहार में खेलने के लिए, ठीक है ना। जिस ग्राउंड में वो खेल रहा था, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उस ग्राउंड का जो हालत था ना, इतना खराब हालत था। और सबसे पते की बात क्या है ना कि आधा मैच खत्म हो गया, बिहार की टीम को वहाँ पे आना था लेकिन बिहार का टीम आया नहीं था और आधा मैच खत्म हो गया वहाँ पे। और लास्ट में बिहार का टीम आता है, बोलता है हम तो खेल ही नहीं रहते, मेरा बस तो अटका हुआ था बीच ट्रैफिक वगैरह में। ये हो रहा है बिहार में और जिसका नेता आईपीएल खेल चुका है। आपको पता है यहाँ पे इस प्रश्न में ना 3 भाग हैं और जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं उन तीनों प्रश्न के ऊपर बहुत वो इसकी बारीकी को बहुत आसानी से समझेंगे। तेजस्वी जी वाले एस्पेक्ट को थोड़े देर के लिए साइड कर देते हैं, परंतु आप ये देखिए, पहला प्रश्न है स्टेडियम का। कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि बिहार में खेल भी एक विकल्प है। खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया, इसके ऊपर बिहार में किसी का ध्यान नहीं है। ना ही वो नीतीश जी का ध्यान रहा है, ना ही वो तेजस्वी जी का ध्यान रहा है। ये कॉम्बाइंड फेलियर है हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन का। इस पे कोई बच के नहीं निकल सकता। दूसरा एस्पेक्ट जो है इस प्रश्न का वो ये है कि आप खेलों की हालत बिहार में देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तभी भी कोई चीज विकसित हो पाती है। आप देखिए आज भारत में जब से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नितिन जी के आने के बाद से बदला है, तब से हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इजी हो गया है। जब से वंदे भारत जैसी ट्रेनें आई हैं तब सब रेलवे बेटर हो गया है हम लोगों के लिए। उसी तरीके से अगर स्टेडियम्स इजीली अवेलेबल होते हैं, अगर हमारे पास प्लेग्राउंड्स बेटर क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं, तो निश्चित तौर पे बच्चे अपने आप में अगर खेल में रुचि लेते भी हैं तो उनको आसानी होती है आगे एक्सेल कर पाने में। हमारे बिहार में ना खेल भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं आपको पता होगा, हमारे बिहार में सिलेक्शन इस आधार पे नहीं होता है कि आपके खेल में कितना टैलेंट है, आपके दाम में कितना टैलेंट है, इसके आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा बच्चा बल्ला लेके चलेगा और कौन गेंद फेंकने जाएगा। और कईयों को तो गेंद फेंकने नहीं आता, पैसा फेंकने आता है, तो उस आधार पे भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत से लोग कहेंगे कि आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं। आरोप इसलिए लगा रहे हैं, इसका सीधा एक ही कारण है कि बिहार की रणजी टीम पिछले कितने सालों में कब चैंपियन बनी है, याद नहीं है। याद का डेटा अवेलेबल नहीं होगा आपके पास।
महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी बता दीजिए जो बिहार की रणजी टीम से निकला हो और जिसने पूरे देश में और इंटरनेशनल क्रिकेट को जाकर के डोमिनेट कर दिया हो। एक भी खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा। आप ईशान किशन के नाम पे कूद सकते हैं, लेकिन वो भी रांची की टीम से खेलते थे, बोलने वाले थे, और झारखंड की टीम से खेल करके गए हैं, वो बिहार की टीम रणजी टीम के हिस्सा नहीं थे। अच्छा। और मेरा एक सीधा सवाल है, झारखंड पिछले 24 साल हुए हैं, 20 साल हुए हैं झारखंड को अलग हुए, वो कहाँ पहुंच गया? न्यूयॉर्क बन गया और आप आज तक डेवलप ही नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विकास के पैमानों में कोई ऐसी कमी रही है जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते। और मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से अंडरलाइन करके हाईलाइट करके सुनिएगा। मैं कह रहा हूं ध्यान नहीं देना चाहते। आप ध्यान नहीं दिए ये नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान देना चाहते नहीं है। ये काबिलियत की बात नहीं है, ये नियत की बात है। आपकी नियत में कमी है। अगर नियत में कमी नहीं होती तो निश्चित तौर पे आज बिहार के लोगों में जितना टैलेंट है, सबसे ज्यादा युवा आज अगर इस देश में कहीं है तो हमारे बिहार में है, संख्या बल के दृष्टिकोण से। और हमारा नेतृत्व ही नहीं है। मुकेश कुमार के नाम पे हम इतना खुश हो जाते हैं, मुकेश कुमार बिहार से खेले हैं, वो भी तो बाहर चले गए थे। यहाँ से लगता है जो यहाँ रहेगा वो एक्सेल नहीं कर पाएगा, ये एक सीधी बात है। हम यूपीएससी एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, भले थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो खैर नहीं है। लोग कहते हैं बिहार के लोग यूपीएससी बहुत करते हैं। कौन सा करता है बच्चा? बिहार में रह के करता है, मुखर्जी नगर जाके तैयारी करता है, तब जाकर के वो लड़का यूपीएससी कर पाता है। पटना में रह के तैयारी करेगा, पता चला बेचारा तैयारी भी नहीं कर पाया सही तरीके से। रीजन क्या है? हमने अपना जो आपका पिछले क्वेश्चन का पार्ट था ना, वो नालंदा वाला कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारा हुआ करता था, उसके बावजूद हम लोग कैसे फेल रह गए। पटना विश्वविद्यालय को देखिए ना, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था इसको। आज की तारीख में क्या हुआ? आज पटना यूनिवर्सिटी का सम्मान वो नहीं है जो पूरे देश में आज से 20-30 साल 40 साल पहले हुआ करता था। आज पटना यूनिवर्सिटी अपनी लेगेसी को डिफेंड कर पाने में भी सफल नहीं हो पा रहा है। आज पटना यूनिवर्सिटी से कितने आईएएस निकल रहे हैं? आप पिछले 5 साल में मुझे बता दीजिए कम से कम 25 आईएएस ऑफिसर्स का नाम जो पटना यूनिवर्सिटी से निकले हो। लेकिन मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे देता हूँ। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। सबसे सर्वोच्च शिखर है आईएएस ऑफिसर, उससे सीनियर नहीं हो सकता। यानी कभी हम थे, आज नहीं। यही देख लीजिए ना, यूपी और बिहार एक टाइम पे साथ में नाम लिया जाता कि यूपी बिहार देख लो, गुंडाई का इलाका है। आज यूपी कहाँ है, अब बिहार कहाँ है? देखिए एक चीज और बताता हूँ। हाँ। प्रशासन देखिए और शासन देखिए। प्रशासन में कोई बहुत बड़ा अंतर आ गया हो ऐसा नहीं है। वही लोग हैं, वही समाज है, वही वोटर्स हैं। दोनों जगहों में बदला है तो केवल एक, शासक। वहां के शासन में योगी आदित्यनाथ हैं, जो आप बिहार और यूपी में एक कहावत सुने होंगे कि जहां कह दिया जाए जहां यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं थूक के चले जाते हैं। और अब पहली बार ऐसी सरकार आई है जो खुले तौर पे कहती है कि गुंडागर्दी मत करिएगा, वरना गुंडागर्दी करने वालों का ठिकाना सीधे एक ही है, यमराज अगले चौराहे पे इंतजार कर रहे हैं। तो जो समाज का कैरेक्टर था, उस समाज के कैरेक्टर से निकला हुआ व्यक्ति पहली बार जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो अब जाके उत्तर प्रदेश वो चीज देख पा रहा है और बिहार में भी वो चीजें फील होने लगी हैं कि नहीं, बिल्कुल ही खराब हुए व्यवस्था में, जिसमें बिल्कुल ही जो सड़ चुकी है जो व्यवस्था, उसको भी सुधारा जा सकता है, उसको भी लाइन पे लाया जा सकता है। केवल और केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। विकास देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का अगर कहीं पे भी फैक्ट्री है तो वो कहाँ है? यूपी में है। दिल्ली से आप लखनऊ आने की कोशिश करिए कभी। दिल्ली से लखनऊ आने का रास्ता बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। और वही लखनऊ से पटना आने की कोशिश करिए, 2-4 पुश्तें निकल जाएंगी आपकी, आप आते ही रह जाइएगा। क्योंकि यूपी समाप्त होगा गोरखपुर में, और उसके बाद जैसे ही गोपालगंज से आप बिहार में एंट्री करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार और यूपी के विकास में कितना अंतर है। केवल 5-6-7 साल की बात है। 7 सालों में एक लगता है कि एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन आ गया। बस एक कारण, शासक बदल गया। अच्छा, जैसे तेजस्वी यादव है, ठीक है ना, उनमें कुछ तो सही होगा ना। जैसे कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, एक वैलिड रीजन वगैरह भी दे देते कि नहीं देखो ऐसे ऐसे है और वो सही है, लेकिन फिर गलत भी बोलते हैं, तो कुछ तो उनके अंदर अच्छा होगा। बात ये नहीं है कि उनके अंदर क्या अच्छा है क्या नहीं है, बात ये भी नहीं है कि उनके अंदर क्या बुराई है क्या नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अगर हम एक प्रदेश के रूप में देख रहे हैं,
हम व्यक्तिगत तौर पे हमारा संबंध उनके साथ बहुत अच्छा हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पे हम सब उनके समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जब आप देखते हैं ना, तो केवल आपको व्यक्ति नहीं देखना होता, आपको अपना प्रदेश भी देखना होता है। आपको ये भी देखना होता है कि हमारे प्रदेश को, अगर उत्तर प्रदेश जिसको कभी यूपी और बिहार, और मैं और आपके सेंटेंस को एक कदम और आगे ले जाता हूं, जब दिल्ली में गालियां दी जाती थी ना, तो केवल बिहारी नहीं, यूपी बिहार वालों को बोला जाता था, कोट एंड कोट, कि तुम साले यूपी बिहार वाले आ जाते हो और हमको बर्बाद करके चले जाते हो, ये डायरेक्टली बोला जाता था। आज वो यूपी हटने लगा है, आज केवल बिहारी बोला जाता है। तो मैं जब ये कह रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं, एक लार्जर पिक्चर को देखते हैं, तो व्यक्ति बहुत छोटी चीज रह जाती है। तब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि हर्ष जी का क्या व्यक्तित्व है, आदित्य राज का क्या व्यक्तित्व है, और तेजस्वी यादव का क्या व्यक्तित्व है, और यहाँ तक कि नीतीश जी का भी व्यक्तित्व मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस इतना कि दोनों में से कौन या फिर और कौन बिहार के भविष्य को बेहतर कर सकता है। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आज के युवाओं के लिए, बिहार के समाज के लिए और हम सब के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण रहना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है जो आरजेडी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो एक जातिवाद पार्टी है, जो बहुत बड़ा जातिवाद करता है? आपका इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, इसके ऊपर बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा कहना ठीक नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनके सद्बुद्धि पे छोड़ दीजिए कि वो आरजेडी को किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि किसी भी आरजेडी समर्थक व्यक्ति से आप जब जा करके पूछिएगा कि आरजेडी क्या जातिवादी पार्टी है, तो वो कहेगा नहीं, मसीहा पार्टी है। और अगर उसके विरोधी से पूछिएगा कि क्या जातिवादी पार्टी है, तो कहेगा कि उससे बड़ी जातिवादी पार्टी तो पूरे देश में कोई नहीं है। सीधी बात है कि जो आकर के खुले तौर पे अपने मंचों से कहने लगे कि अगर फला 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 जाति से आते हो और M+Y का समीकरण बनाना चाहते हो तो हमको वोट दो, तो ये आपके जनता के और श्रोताओं के सद्बुद्धि पे छोड़ देते हैं। और जो मोदी जी है, ठीक है ना, वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, उस पर आप क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, केवल हिंदू करते हैं। नहीं, लोग तो बोलता है कि जब से मोदी जी आए हैं, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मोदी जी जब से आए हैं, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि हिंदुओं के बारे में भी किसी ने कुछ करना और कहना शुरू किया है। वरना तो हिंदू आतंकवाद, राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, राम भक्तों पे गोलियां चलवा देते हैं, राम को हम राम मंदिर तोड़वा देंगे, राम हुए ही नहीं, कृष्ण को गालियां दी गई, गौ भक्तों पे गोलियां चलवाई गई, हिंदुओं के आस्थाओं के ऊपर जितना प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता था, किया जाता था। यही तो देखा था हमने पिछले 70 साल में। पहली बार तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अपने सनातन संस्कृति के ऊपर बात करना शुरू किया, उसका समर्थन करना शुरू किया। और वो स्टैंड नहीं लेते तो कौन स्टैंड लेता? मैं एक बड़ा आसान प्रश्न करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश कौन है? हमारा भारत। 80% से ज्यादा आबादी यहाँ पे हिंदू है, ऑलमोस्ट 110 करोड़। अगर हम 150 करोड़ मान के चले तो लगभग 110 करोड़ हमारे देश के लोग हैं। हम इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे वो स्टार्टिंग में उनका ये था कि हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। आज वो जाके हिंदू वो भी कर रहे, हिंदू कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट तो कर दिए ना। वो नहीं स्टार्ट नहीं कर दिए। देखिए, ये भारत की पॉलिटिक्स का तरीका रहा है। कोई व्यक्ति अगर इस देश का प्रधानमंत्री है, मैं सीधी बात कहता हूं, आपके सामने पैसा रखा हुआ है, आपको यूज करना है। 2000 के 20 नोट्स है और 500 का एक नोट है, तो आप वो 500 का एक नोट कितनी बार उठा पाएंगे? एक बार। बार बार तो आपको इधर ही जाना है। तो इस देश की 80% आबादी को इग्नोर करके वो चलते थे, तो वो बेटर तरीका था। भारत में वो सेकुलरिज्म था, और पहली बार सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत हो गया। दिक्कत ये है ना कि 70 साल में हमें ऐसा समझा दिया गया कि अरे हिंदू हो मत बोलो, जय श्री राम मत बोलो, जय श्री राम बहुत ही खतरनाक नारा है, हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवाद होता है, ये समझा बुझा दिया गया। और हमको लगा अरे हाँ यार, सही कह रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर बहुत सही था, सेकुलर नारा था। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कोट एंड कोट, सेकुलर नारा था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सेकुलर नारा था। भाई इसी देश में हुआ है। आज की तारीख में अगर मोदी जी जय श्री राम कह दे रहे हैं, लोगों को दिक्कत होने लगी। और अगर होती है, देखिए मोदी जी का कोई समर्थक हो सकता है, कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन जय श्री राम कहां से आप उसमें समर्थन और विरोध में लेके चले आते हैं? डीएमके, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एमके स्टालिन, क्या बोला था उन्होंने कहा था ना कि हिंदू डेंगू और मलेरिया के समान हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा है क्या?
इस देश की 80% आबादी को आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो सेकुलर है। वो इस देश में उसके ऊपर कोई सेकुलरिज्म का सुरमा नहीं बोलेगा कि स्टालिन आपने सही नहीं बोला था। एक भी विपक्षी नेता को आपने नहीं सुना होगा कि आकर के खंडन किए या फिर गठबंधन से हटा देते कि नहीं नहीं ठीक है हम हार स्वीकार कर लेंगे। अटल जी कहते थे ना, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल जी कहा करते थे, यही लोग आजकल कह रहे हैं कि अटल जी बढ़िया प्रधानमंत्री थे, अगर इंडिया अलायंस की बात माने तो ये कहते थे अटल जी अच्छे थे। तो अटल जी क्या कहते थे कि अगर अपने कुर्सी को बचाने के लिए केवल और केवल हमको तुष्टीकरण करना पड़े तो मैं चिमटे से भी ऐसे कुर्सी को छूना पसंद नहीं करूंगा। तो अगर इस बात का आप समर्थन करते हैं तो इंडिया अलायंस को कहना चाहिए था कि ठीक है भाई डीएमके का हम समर्थन नहीं करते हैं, और अगर हम समर्थन नहीं करते हैं आप हमारे साथ मत रहिए। सनातन संस्कृति को गाली देने की कीमत पे अगर हमें सत्ता में आना पड़ रहा है, यानी 80% लोगों को हम इग्नोर करके सत्ता में चलेंगे तो देश चलेगा। यानी आप इस देश के हर 5वें व्यक्ति में से 4 लोगों को इग्नोर करके केवल एक की सुनेंगे, ऐसे देश चलेगा। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? जैसे मस्जिद होता है, जब भी कोई रैली जाता है तो उसको ढक दिया जाता है कपड़ा से। इतने स्मैकिए गैंग बिहार में सृजित हो चुके हैं कि केवल एक दारू बंद होने के कारण हमारे बिहार में बिना मतलब के नशाओं का और कई सारा रास्ता खुल चुका है। एग्जैक्टली। तो एक और आपको स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस? ओहो ये ना पूछिए महाराज।